अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टीम मॉर्निंग में मैं हूं आपके साथ मेहर। बात कर लेते हैं जनाब आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप की। जी हाँ, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप जो कि ख़वातीन जिसकी पूरी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन किसी मैदान में किसी दिन आपका होता है, किसी दिन नहीं होता। हम बात कर रहे हैं कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है बिस्मा मारूफ, जिन्होंने अपनी मिस सेंचुरी मुकम्मल की कल के मैच में, और उन्होंने उस सेंचुरी को नाम किया है अपनी बेटी के। जी हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत सा जेस्चर जिसे पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, अपलॉड किया। कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक मैच में उनकी एक वीडियो और एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। वो स्टेडियम में अपनी छोटी बेटी को साथ में लेकर आई। उन्होंने बेटी को गोद में उठाया हुआ था। तब भी उनके उस जेस्चर को बहुत अप्रिशिएट किया गया, और बहुत दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हैं, उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। लेकिन कल उन्होंने मिस सेंचुरी मुकम्मल की और उन्होंने ये सेंचुरी अपनी बेटी के नाम की है। जी हाँ, कौमी टीम के कप्तान बिस्मा मारूफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपना एक पैगाम भी छोड़ा, और ट्विटर पर वो लिखती हैं कि मैं इस कामयाबी को अपनी बेटी के नाम करना चाहती हूँ, क्योंकि कल ख़वातीन का आलमी दिन भी था। उन्होंने कहा कि ये एक मजबूत जेस्चर होगा उन तमाम ख़वातीन के लिए जो किसी मैदान में काम भी कर रही हैं और माँ भी हैं। तो बहैसियत माँ उन्होंने कहा कि मैं अपनी एक पहली कामयाबी को मैं डेडिकेट करना चाहूँगी अपनी बेटी के नाम। कौमी टीम की कैप्टन ने अपने ट्वीट में लिखा कि आलमी यौम ख़वातीन पर मैच जीतना तो अच्छा हो जाता है, लेकिन आज के दिन मैं पूरी दुनिया की तमाम ख़वातीन, ख़ास तौर पर लड़कियों को ये बताना चाहती हूँ कि आपके ताकतवर, हैरत अंगेज़ किरदार, हैरत अंगेज़ एनर्जी को पूरी दुनिया अपलॉड करती है, और किसी भी ख्वाब को आप मुकम्मल तौर पर पूरा कर सकती हैं। जी हाँ जनाब, क्योंकि कल ख़वातीन का आलमी दिन भी मनाया गया, और इस हवाले से मुख्तलिफ शोबा हाल ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों ने ट्विटर पैगाम के ज़रिए पूरी दुनिया को इस दिन की मुबारकबाद भी दी। वहीं जनाब हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर नो कहना बहुत ज़रूरी होता है। आपके अपने नो होने चाहिए, आपके अपने यस होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस चीज़ पर आपको नो कहना है, किस चीज़ पर आपको यस कहना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आपको ब्लंडली जो है वो बहुत ज़्यादा खुलकर नो कहने की ज़रूरत होती है, और मैं बात कर रही हूँ नो स्मोकिंग की। जी हाँ, नो स्मोकिंग डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के एक सर्वे की अगर हम बात करते हैं तो तंबाकू नोशी के हवाले से ये कहा जाता है कि तकरीबन 65% अफराद जो हैं वो ये कोशिश करते हैं हमारी सोसाइटी में, फिर वो चाहे पाकिस्तानी माशरा हो, या अगर हम बरतानिया की तरफ चले जाते हैं, जर्मनी की तरफ चले जाते हैं, रिसर्च में यह है कि 65% लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं और स्मोकिंग को तर्क कर दें। अच्छा, स्मोकिंग दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग और एक दूसरी होती है पैसिव स्मोकिंग। स्मोकिंग करने वाले को ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो उसके धुएँ से दूसरा भी उतनी ही तकलीफ़ और मुशक्क़त में आ जाएगा जितना वो ख़ुद इनहेल करके सिगरेट को कर रहा है। अच्छा, लंग्स अलग ख़राब हो जाते हैं, और स्टमक आपका डिस्टर्ब रहता है, हार्ट डिसीज़ आपको हो जाती है, एस्थमा आपको हो जाता है। तो जनाब लंग्स आपके हैं तो आप थोड़ा ख्याल करें, और नो स्मोकिंग का ये जो स्लोगन है इसको आम करें। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जनाब शहर इक़्तिदार में कल लॉन्ग मार्च की एंट्री हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी बड़ी बातें की, और जब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे कि पहले उन्होंने पहले बात की थी कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, फिर जब ज़्यादा पानी आता है तो शहर में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल भी बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह उनकी जो बड़ी बड़ी बातें थी वो इस्लामाबाद में भी हुई, और वो बड़ी बड़ी बातें करते हुए कुछ स्लिप ऑफ टंग हो गया। और क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं, वो ख्वाहिश रखते हैं कि वो मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, तो लोगों ने जनाब उनके एक बात को सुना, उस पर गौर किया, तो लोगों को लगा कि उर्दू कुछ गलत है, और वाकई में गलत थी। टांगें कांपती हैं, कांपे टांग नहीं रही होती हैं। तो कुछ इस तरह के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अल्फाज थे, जिस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने बड़ी गुफ्तगू की। लोगों ने कहा कि अगरचे जनाब उर्दू ऐसी होगी तो कल को अगर कहीं जाकर अपने मुल्क को प्रेजेंट करना हुआ, उर्दू ज़बान में बात करनी हुई, तो फिर क्या होगा? फिर तो थे की जगह था होगा, है की जगह है होगा, और सिंगुलर प्लूरल ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये कि फिर अगर मोदी पर हम आवाज़ उठाते हैं, या मोदी की तरफ अगर हम उंगली उठाते हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर एक ख़बर भी
बड़ी गर्दिश में थी और उसमें ये था कि मोदी प्रॉम्प्टर देखकर पढ़ते हैं, उनको तकरीर करनी नहीं आती, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उनका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होता। तो जनाब अगर वहाँ पर कुछ मसले मसाइल हैं तो यहाँ पर भी हो सकते हैं, अगरचे वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश उनकी पूरी हो जाती है तो उनको चाहिए कोई ट्यूटर रख लें उर्दू पढ़ने के लिए, उर्दू सीखने के लिए, उर्दू के तलफ़ुज़ के लिए, हुर्फ़ तहज्जी के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर जनाब डिस्कस होती रहीं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वैसे तो कल अपने लॉन्ग मार्च के ख़िताब में बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन उन बातों को भी शामिल करेंगे। लेकिन जनाब एक मामला जो कि बड़ा ही सरगर्म रहा, जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 में हम हैं और तीसरा महीना ये चल रहा है। जनवरी की जैसी शुरुआत हुई, अदम एतमाद, अदम एतमाद, अदम एतमाद। जिस तरह से विंटर्स गायब हो रहे थे, हमने देखा कि विंटर्स जाते जाते मुलाकातों का सीज़न शुरू हो गया और ये मुलाकातों का सीज़न मार्च में हम देखते हैं काफ़ी एक्टिव है। दिसंबर से ही ये सारी चीज़ें सामने आ रही थी कि मार्च में बहुत सारे मार्च होंगे। और जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात की जाए, पीपल्स पार्टी की बात की जाए, जमात इस्लामी की बात की जाए, तो ये तमाम ऐसी जमातें हैं जो ये कह रही थी कि हम मार्च करेंगे। अब फाइनली वी आर इन मार्च। तो मार्च में अगर हम अभी देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हैपनिंग हो रही हैं जिसमें पेश नज़र आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है अदम एतमाद। जी हाँ, अदम एतमाद, अदम एतमाद, अदम एतमाद आ गई, जमा करा दी गई है कल। और हम ये देखते हैं कि ऑपोजिशन ने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को बाकायदा तौर पर सीरियस लेकर कल फाइनली आमद हो गई है। इसकी सियासी तूफान ने बिलाखिर हुकूमत के दरवाजे पर हम ये देखते हैं कि नॉक कर दिया है। और नॉक तो कर दिया है, अब ये देखना है कि हुकूमत की कितनी तैयारी है। साथ ही ऑपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। वहीं हम देखते हैं कि 152 अरकान के दस्तखत कौमी असम्बली इजलास बुलाने की भी दरख्वास्त दी गई है। वहीं पर स्पीकर जो असद कैसर हैं वो कहते हैं कि जो भी होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा और आइन के मुताबिक वो अपना किरदार भी अदा करेंगे। अच्छा, अदम एतमाद आ गई, ये तमाम चीज़ें हो गई। वहीं पर बड़ी बड़ी बैठक भी हुई और नाराज़ लोगों को मनाने की कोशिशें भी की गई, नई हिकमत अमली भी बनाने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी बड़े पुरएतमाद नज़र आए, उन्होंने अपनी स्पीच भी दी और बहुत सारे ऐलान भी हुए। वहीं पर पीपल्स पार्टी का जलसा भी हुआ, यानी कि सियासी मैदान में सब इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल एक्टिव हुए हैं। और जिसे कहते हैं ना सबको करंट लगा हुआ है, तो वाकई सबको करंट लग गया है। इस वक्त हम बात कर लेते हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, इस वक्त हम अगर पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं तो जो सो रहे थे वो भी जाग गए हैं, जो रूठे हैं उनको भी मनाने का ख्याल आ गया है। अगर अदम एतमाद की बात करें तो कल जमा करा दी गई है 152 अरकान के दस्तखत। फिर अगर हम देखते हैं कि स्पीकर असद कैसर साहब कहते हैं कि जो भी मामलात होंगे आइन और कानून के मुताबिक होंगे। आप पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? ये थोड़ी खिचड़ी सी हो गई है। हारिस नवाज साहब, हम हमें सुन सकते हैं? जी, आई कैन हियर यू। बात ये है कि हेलो, यस यस सर, आई कैन हियर यू। ओके। बात ये है कि इस वक्त क्या मुल्की हालात जो हैं वो हमें इस वक्त स्टेबिलिटी चाहिए पॉलिटिकल, या हमें इंस्टेबिलिटी चाहिए? एक तो ये बात है। सही। सेकेंड, इस वक्त अगर किसी को भी इस मुल्क के नई हालात के, जैसे यूक्रेन और में रशिया की लड़ाई हो रही है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान की सिचुएशन है, फिर आपके सामने इंडिया है, इन हालात को देखते हुए हमें मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया है, तो अब देखना ही है कि 2 हफ्ते के बाद तकरीबन 24 मार्च तक का टाइम है, इस दौरान में इनको कॉल करना पड़ेगा सेशन। और उसके बाद देखना ये है कि ये कामयाब होती है कि नहीं होती है। अगर कामयाब हो जाती है तो क्या नई ये ऑपोजिशन के आने के जो खिचड़ी पकेगी, क्या उससे ये मुल्क के लिए कोई अच्छा सोल्यूशन निकाल लेंगे कि जी महंगाई कम कर लेंगे, उसके बाद तालीम के बारे में, हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे अरेंजमेंट कर लेंगे, या और ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे? ये भी देखने की जरूरत है। सही। नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि इस वक्त इमीडिएटली इनको सोचना चाहिए कि पंजाब को स्टेबलाइज करें। वहाँ पर जो PMLQ है और उसके बाद अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप बन गया, उनसे रिकन्सिलेशन करें जल्दी से जल्दी, ताकि वहाँ स्टेबिलिटी होगी जी। तो वो फिर फोकस करके तमाम जो इत्तेहादी पार्टियों में मिल के इसको नाकाम बना सकते हैं। अब ये आई थिंक ये काफी डिफिकल्ट हालात हुए में देखना है कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है, क्योंकि अगर तो अपोजिशन के पास कोई ऐसा हल है कि दूध की नहरें चल पड़ेंगी और आसमान से तारे तोड़ लेंगे,
तो फिर तो ठीक है, वरना 1.5 साल के बाद इलेक्शन होनी है, जी जी तो वाई टू डिस्टेबलाइज मुल्क, और उसके बाद जनरल इलेक्शन में हर एक को अपना मैनिफेस्टो लेके इलेक्शन लड़ना चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हारिस साहब, अगर हम बात करें ऑपोजिशन की, खिचड़ी बनानी ही आती है ऑपोजिशन के पास, कोई नया मेन्यू भी नहीं है, वही खिचड़ी बना के ही मामलात को सुलझाना है। वहीं पर कल बिग 3 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शहबाज शरीफ साहब थे, आसिफ अली जरदारी थे, मौलाना फजलुर रहमान थे, और इनका जो एजेंडा था कि तहरीक कामयाब हुई तो वजीर आजम कौन होगा, और उन्होंने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये भी कहा कि हम जो भी कर रहे हैं बड़ा सोच विचार के कर रहे हैं। कहाँ तो पहले ये आपस में ही अलग अलग नजर आ रहे थे, अब एकदम से साथ नजर आ रहे हैं। आपको लगता है आगे जाके थोड़ा सा ये जो इतने फ्लेक्सिबल नजर आए हैं, ये थोड़े से डगमगाएंगे? बात यह है कि ये समझें कि इन जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, पीपल्स पार्टी और पीएमएल एंड, जी ये राइवल पार्टीज हैं, इनके मैनिफेस्टो फर्क हैं, इलेक्शन इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, जी तो ये कैसे मिलकर रह सकते हैं? जो ही ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब होता है और जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसके बाद ये एक दूसरे की टांगे खींचेंगे, जी एक बिल्कुल दूसरे को लेट डाउन करेंगे, और उससे मुल्क में ज्यादा इंस्टेबिलिटी आएगी और इकोनॉमिक कंडीशन और ज्यादा हालात होंगे। जिस तरीके से ईरान और रशिया की लड़ाई के दौरान में पेट्रोल $139 हो गई लड़ाई से पहले, जो $96 का था। तो इससे आप देखें क्या ये कंट्रोल कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो मुल्क के बहुत हालात खराब होंगे। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल भी आपस में इस तरह नहीं करना चाहिए था। अगर आपको याद हो, इलेक्शन दिनों में एक दूसरे की पेट जी फाड़ रहे बिल्कुल थे, बिल्कुल ऐसे। सड़कों में घसीट रहे थे, जी जी तो क्या ही, और अभी इकट्ठे बैठे हुए सिर्फ जाती मफादात, पार्टी मफादात, बिजनेस मफादात। पाकिस्तान से इनको कोई मोहब्बत नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोगों को तो मैं पॉलिटिशियन काउंट ही नहीं करता हूँ, जिनका सिर्फ इंटरेस्ट है इक्तदार। अभी इक्तदार नहीं है तो वो सिर्फ क्योंकि इक्तदार नहीं है इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक ये मुल्क के लिए बहुत नुकसान होगा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इमीडिएटली पंजाब में जिस तरह सब लोग कह रहे हैं सीएम चेंज करें, सीएम चेंज करें, और जिसको भी लेके आते हैं कंसेंसस से, तो फिर तमाम पंजाब के एमएनए एमपीएस और पार्टी मिल के इसको इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नाकाम करने की कोशिश करेंगी, जो मुल्क के लिए ज्यादा बेहतर हो। सही। अच्छा, जहाँ तक आपने बात करी वज़ीर आला पंजाब की, कल हमने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बड़ा पुरएतमाद देखा। वो कहते हैं कि मैं कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। साथ ही उस्मान बुज़दार के हवाले से उन्होंने कहा कि बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए कि मैं उनको नहीं बदल सकता, जबकि हम हुकूमत के अहम वज़रा की अगर हम बात करें तो वो इस चीज़ पर हामी है। वहीं पर अगर ये तरीन ग्रुप को मनाने भी गए हैं तो तरीन ग्रुप का जो एजेंडा है वो यही कहते हैं कि माइनस बुज़दार। अब इस सिचुएशन में इमरान खान साहब को फ्लेक्सिबल होना है या तरीन ग्रुप में कोई फ्लेक्सिबिलिटी आएगी? क्या होगा? मेरे ख्याल में वैसे भी अगर देखा जाए तो सीएम पंजाब जो है उस्मान बुज़दार ने ना को डिलीवर किया है। जी बिल्कुल। ये आज पंजाब की जो हालात हैं, जो उनके माइनस बुज़दार की बात हो रही है, इसका मतलब कि उन्होंने अपनी पार्टी का, अपने पीएस का सबका एतमाद हासिल नहीं किया है। इसलिए इमरान खान के लिए बेहतर है कि इनको हटाएंगे, वो जो इमरान कहेंगे वो फौरन बुज़दार रिजाइन कर देंगे। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही और अलीम ग्रुप को आपस में बिठा के अंडरस्टैंडिंग कंसेंसस के साथ एक सीएम नॉमिनेट कर लें। जो ही सीएम की बात होगी रिजाइन करेगा, तमाम पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म हो जाएंगे। आई थिंक पार्टी पीटीआई और इनके इत्तेहादी जो मिल के हारिस साहब अलीम खान के लिए तो राजी नहीं है ना? अलीम खान देखिए, बात यह है कि अब ये इनको चाहिए कि ये चौधरी ग्रुप के साथ, पीएमएल-एन-क्यू के साथ और इनके साथ अलीम ग्रुप के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि खुद बात करें। तो लोग इनकी बात सुनते हैं, बजाय मिनिस्टर को भेजने के आप खुद बुलाएं, उनको बुला के एक उनसे बामी मुशावरत से इमीडिएटली फैसला करें। अगर आज से 2 हफ्ते पहले ही फैसला कर लिया होता, आज मेरे ख्याल में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आता ही ना। ठीक। अच्छा, हारिस साहब, क्योंकि आपका एक विजन है, आपका एक तजुर्बा है, इमरान खान साहब भी तो देख रहे हैं कि पंजाब में कोई परफॉर्मेंस नहीं की बुज़दार साहब ने। वहीं पर उन्हीं के जो करीब लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई आप इनको तब्दील करें। वहीं पर तरीन ग्रुप को अगर करीब लाना है और ये दूरियां ख़त्म करनी है तो ये फैसला तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मतलब इस वक्त तो चाहिए कि जल्दी से फैसला करें और चीज़ों को सल्यूशन की तरफ लेकर जाएं, लेकिन इमरान खान साहब कुछ चीज़ों पे बड़े ही स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं, तो ये क्यों है? देखिए, यही एक हैरानी की बात है कि जब तमाम पंजाब के एमपीएस, पॉलिटिकल पार्टी है, इत्तेहादी इनके और इनके कुछ मिनिस्टर जहां तक सब कह चुके हैं कि बुज़दार इज अ फेलियर,
उसको वाकई पॉलिटिक्स का नहीं पता है। अगर होता तो आज ये क्राइसिस क्यों होते हैं? अगर पंजाब का जो सीएम है वो एक लेटर है सक्सेस का सियासत में, इतना बड़ा पंजाब है, तीनों सूबों के बराबर एक पंजाब है, तो अगर वो नहीं डिलीवर कर सका तो प्राइम मिनिस्टर को मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों एडमेंट है, क्यों रखना चाहते हैं। किसने कहा है कि इसके अलावा आपकी हुकूमत गिर जाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाएंगी? इनको चाहिए अभी स्टबर्ननेस खत्म करें, इमीडिएटली फैसला करें। ये 2 हफ्ते बल्कि लेट है, 2 हफ्ते पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था, तो फिर ये प्रॉब्लम होता ही ना। सही। अच्छा, जहाँ पर अलीम और तरीन की बात की जा रही है, दोनों ने हाथ मिला लिया है, फिर इमरान इस्माइल को एक टास्क दिया गया कि जाइए आप इनको मनाइए। कल जो भी कुछ हुआ वो हम सब के सामने है। वहीं पर इमरान खान साहब कल अपने खिताब में कह रहे हैं कि मुझे बड़ा यकीन है जहांगीर तरीन गद्दारों का साथ नहीं देंगे। तो जहांगीर तरीन साहब भी तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि यहाँ से कोई शुरुआत हो, और क्योंकि तरीन ग्रुप का ये है कि माइनस बुजदार ही आगे बात होगी, जबकि बुजदार साहब खुद अपना इस्तीफा देने भी पहुंचे और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये सारी इनकी पॉलिटिकल और इंस्टेबिलिटी की कुंजी इमरान खान के हाथ में है। पॉलिटिक्स में कोई बात भी हर से आखिर नहीं होती है। आपके सामने जो शहबाज शरीफ है किस तरीके से जरदारी साहब के सामने के बारे में बात करते देखे, हम सड़कों में देखेंगे, तो इसलिए इनको भी अपने लचक दिखानी चाहिए। और जबकि तमाम लोग कह रहे हैं कि माइनस बुजदार, तरीन ग्रुप और लीन ग्रुप ओके, ठीक है, अब ये उनको कन्विंस ये कर लें सिर्फ कि जी चौधरी परवेज इलाही को सीएम बनाना है या अलीमुद्दीन को सीएम बनाना है, ये अब आपस में बैठ के बाहमी मशावरत है, इसका मसला हल करें। एक दिन लेट करने भी का मतलब है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाबी की तरफ जा रहा है। इसलिए मुल्क की खातिर कम अज कम इनको इसमें लचक दिखा के फैसला करना चाहिए। सही। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि हुकूमत को एक दिन भी लेट नहीं करना चाहिए और जो फैसले करने हैं वो फौरी तौर पर करने चाहिए। और बेहतर तो ये होता कि जिस हिकमत अमली पर अभी काम हो रहा है 2 हफ्ते पहले हो जाता तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हुकूमत के कंट्रोल में होती, जबकि हुकूमत अपनी तरफ से यही कह रही है कि हुकूमत बहुत पुरएतमाद है। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि अगर ये चीज़ को इस तरह से लिया जा रहा है कि हुकूमत को ख़त्म करने की तैयारी है तो ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा है कि 2028 तक हमें कोई हिला भी नहीं सकता है। तो जनाब ये इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस है, जबकि ऑपोजिशन की अगर कहानी मैं जैसे कि हम सुना ही रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं और सब देख भी रहे हैं कि ऑपोजिशन किस तरह से एक्टिव नज़र आ रही है, उसको देखते हुए लगता है कि हुकूमत वाकई में अभी बौखलाहट का शिकार है और वो जल्दी जल्दी से स्टेप लेने के लिए कोशिश कर रही है। और उसी में से एक स्टेप लेते हुए हमें नज़र आ रहे हैं इमरान खान साहब, जो कि कराची आज आएंगे और कराची में MQM का जो ऑफिस है बहादुराबाद मरकज़, वहाँ पर जाएंगे। बहुत सारी उनकी मसरूफियत हैं। नेशनल स्टेडियम में भी एक इवेंट है, उस पर भी उनकी कुछ मसरूफियात हैं, उस पर भी आज उनका दिन गुजरेगा। बाकी पीर पगारा साहब से भी उनकी मुलाकात होनी है, लेकिन खबर यह है कि वो बीमार हैं, इस वजह से उनसे नहीं मिल सकते हैं, तो इसीलिए इमरान खान साहब आज शाम ही वापस चले जाएंगे। इस पर हम बात कर लेते हैं। कारिशमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUIF से आपका ताल्लुक। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। सर ये देखते हैं हम कि इस वक्त अपोजिशन ने अदम एतमाद जमा करा दी, वहीं पर हुकूमत की जानिब से जो इस वक्त एक्शन लिए गए वो भी आपके सामने है। वहीं पर इमरान खान साहब कराची आ रहे हैं, MQM के दफ्तर और भी बहुत सारी मसरूफियात हैं। आप कैसे देखते हैं ये जो हुकूमत बचाओ मिशन पे इमरान खान साहब निकले हैं, किस हद तक कराची में कामयाबी मिलेगी उनको? देखिए जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने इस प्रोग्राम में हमें शामिल किया है। जहां तक आदम एतमाद का ताल्लुक है और अपोजिशन के सरगर्मी का ताल्लुक है, तेजी का ताल्लुक है, इंशाअल्लाह ताला हम 100% अल्लाह की जात से पुर उम्मीद हैं कि कामयाबी हमें होगी जी। और इमरान खान साहब की कराची आना हमें तो वो वक्त भी याद है और कराची वालों को भी याद होना चाहिए कि इमरान खान साहब लंदन भी गए थे उस वक्त के MQM के सरबराह और MQM के खिलाफ, और आज वो कराची आ रहे हैं। तो ये चंद इसके हचकोले हैं, वो कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है,
और मैं यहाँ तक भी बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर जिस तरह हमें उम्मीद है कि MQM जो है वो अपने वोटर्स और शहरियों की और मुल्क के अजीम तर मफाद में अपना फैसला जो है वो अपोजिशन के हक में करेगी। तो अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ और मसला होता है तो उसमें नुकसान जो है आज जो भी जमात, जो भी ग्रुप, जो लोग भी इस जालिम के साथ देंगे तो नुकसान उन्हीं का ही होगा। कौम जो है वो अब समझ चुकी है और कौम बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी है। तो इस वक्त तो एक ऐसी हालत है कि जैसे आग की तपश जब ज्यादा होती है, जल रही होती है, तो वो फिर ये नहीं देखती है, जंगल की आग की तरह एक सूरत हाल बन गई है। आवाम की जो अभी कैफियत है वो आप बखूबी आपको इसका अंदाजा है कि इस वक्त आवाम की क्या कैफियत है। आवाम तो ये चाहेंगे कि कोई भी आए इस जालिम को हटाए। तो हमें इसका भी अंदाजा है कि MQM जब हमारी सफों में होगी और आने वाली कल इमरान खान की वही जबान होगी जो उसने पहले फौज के खिलाफ जो बोलता था, फिर बाद में फौज की हिमायत, पहले फौज के खिलाफ वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। MQM के खिलाफ जो कुछ वो करता था, बोलता था, वो आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये एक ऐसा आदमी है कि उसके कौल और फेल में भी तजाद है और ये एक बल्कि तजादात का मजमुआ है। अब वक्त आ गया है कि पूरी कौम एक प्लेटफार्म पर है और जितनी भी इस वक्त नुमाइंदे हैं कौमी असम्बली में अरकान है, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि जमातों को तो हर सूरत में डट जाना चाहिए, जो अपोजिशन के साथ खड़ा होना चाहिए। पार्लियामान में जिन जमातों की नुमाइंदगी है, लेकिन इस वक्त तो मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि कौम को भी, आवाम को भी, आम वोटर्स को जो है जवाब दिए। कल जो है ये लोग जाके आज अगर सही फैसला नहीं करेंगे तो कल किस तरह आवाम में जाएंगे। तो लिहाजा ये दबाव जो है ये आवाम की तरफ से भी होना चाहिए और है उससे और ज्यादा होना चाहिए, ताकि जो भी पार्लियामान के अरकान है वो इस वक्त जो है यकसुई से इस नहुसत को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए मुल्क से अपोजिशन का साथ दे। और अच्छा उस्मान साहब, ऑपोजिशन की हम बात करें, ठीक है, अदम एतमाद जमा करा दी है, ऑपोजिशन भी साथ बैठ गई है। मान लेते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों के अकॉर्डिंग टू प्लान हो जाती हैं, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि ऑपोजिशन में भी जो लोग अभी साथ बैठे हुए हैं उनके भी आपस में बड़ी उनकी खलिश रही है एक टाइम तक, और ऐसा नहीं है कि अगरचे अभी ये चीज़ कामयाब हो जाती है, इसके बाद का जो सिनेरियो होगा उसमें ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि आप लोगों के दरमियान में ही कोई फासले आ जाएं। नहीं, देखिए जी, बात है मुल्की मफाद के। हमने आज भी बावजूद मुल्की मफाद, जाती मफाद और सियासी मफाद, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आज भी आप देख रहे हैं कि हम कितने हमारे दरमियान में फासले हैं, फासले थे, हैं, और ये चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन मुल्की मफाद जो है वो सब पर फिर मुकद्दम है। आज भी अगर तो अपोजिशन एक हुई है तो वो मुल्की मफाद को सामने रख के एक हुई है। कल जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि खुद कायदीन ने, हर एक ने जो भी अपनी राय का इजहार किया, जिसमें हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उन 14-15 मिलियन मार्च का भी जिक्र किया, आज़ादी मार्च का भी जिक्र किया, और आज पीपल्स पार्टी का जो मार्च है उसका भी जिक्र किया कि ये सारे हमने चाहे इनफरादी तौर पर आवाम को की बेदारी के लिए मैदान में निकले या इज्तिमाई तौर पर निकले, उन सब के मकासद हमारे सबके एक हैं, और वो ये है कि इस वक्त हमने मुल्क और कौम को बचाना है। मुल्क को और कौम को तबाही के जिस किनारे पे खड़े कर दिया है, अगर आज हम ने इसका एहसास न किया तो आने वाली कल फिर किसी को माफ नहीं करेगी।
तो हमें 100% ये भी अल्लाह की जात से उम्मीद है, और इंशाल्लाह आप देखेंगी और पूरी कौम देखेगी कि आदम एतमाद की कामयाबी के बाद के जो मराहल हैं वो बहुत ही खुशअस्लूबी के साथ अच्छा, अच्छे यानी अंदाज से यानी आप ये चलेंगे। कह रहे हैं कि और अगर हो चुके, मैं यहाँ तक भी कहूँ जी। कि जिस तरह कल हमने सुना है कि हो सकता है कि आइंदा मुस्तकबिल के फैसले जो है वो अपोजिशन कर चुकी होगी, लेकिन जाहिर है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो वक्त से पहले नहीं बताई जाती हैं। सही, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाद के जितने भी मराहिल होंगे उसमें बंदरबाट नहीं की जाएगी। अच्छा, आज इमरान खान साहब MQM के मरकज जाएंगे, आपको क्या लगता है किस तरह से मुज़ाकरात हतमी शक्ल तक पहुंचेंगे और किन शराइत पर MQM मानेगी? मैं तो इस मौके पर MQM से ये अपील करूंगा कि MQM जो है वो जो बहुत कुछ हो चुका है, आवाम के साथ बहुत बुरा हो गया है, शहरियों के साथ बहुत बुरा हो गया है, कराची को तबाही के किनारे पे जाके खड़ा कर, इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल है, कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई लेकिन पूछने वाला नहीं है। उस्मान साहब, कराची के मामले पे मेरी एक बात जरा सुन ले। अगर MQM मुल्क और कराची की नुमाइंदगी करती हुई अपने आप को समझती है कि ये मेरा हक है, तो आज उससे बिल्कुल जवाब देना होगा कि हमारे सामने एक तरफ मुल्क की मफाद है, एक तरफ शहरियों के मफाद है, और एक तरफ एक बिल्कुल नामाकूल किस्म के फर्द का मफाद है। लिहाजा हमने जो फर्द के मफाद को कौमी और अवामी मफाद पर किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, और हमने कौमी और अवामी मफाद को तरजीह देनी है। हमें उम्मीद है कि MQM इंशाल्लाह वो ही करेगी जो कौम चाहती है। अगर MQM ने आगे MQM हो, कोई भी हो, अगर किसी ने भी इस वक्त ऐसा फैसला किया कि जो कौमी मफाद कौमी अमगों के खिलाफ होगा, तो आने वाली कल कोई किसी को माफ नहीं करेगा। उस्मान साहब, आप मुल्की मफाद की बात कर रहे हैं कि जब सब मुल्की मफाद की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं, वो तो ठीक है। अभी इस तरह के हालात हो गए, हमने तो एक शहर कराची के मसाइल पर सबको एक साथ नहीं देखा, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। खैर, देखते हैं आप जो कह रहे हैं, हो सकता है कि इसलिए कि देखें, हर कोई चाहता है कि ये लफ्ज में जो है इसमें हर कोई आगे है एक दूसरे से, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल जो है वो मैं की नहीं रही। अब हम होकर ही बात बनेगी। अगर हम ये कहें कि हम एक हो जाएं, तो तभी उसमें कामयाबी होगी। लफ्ज में जो है वो इमरान खान भी कर रहा था, और अभी जो उनका असर है वो आप देख रहे हैं। देखिए, एक बात यानी कि अगर अक्सरियत, आखिरी एक बात मैं आपसे करूं कि क्या आपने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई देखा है, ऐसा ढीठ आदमी जिसकी हर तरफ बेइज्जती हो? इस वक्त तो जो सोशल मीडिया है, पहले कभी नहीं था, लोगों ने कुछ इस तरह नहीं देखा था। इस वक्त हर फर्ज जो है उसकी जबान पे उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था सर, उस वक्त बावजूद उसे अखलाक की जरूरत भी नहीं है कि मुस्ताफी हो जाए। सर, उस वक्त इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे कि जहां पर आवाम खुलकर बात कर सके ना। उस वक्त तो ढकी छुपी बातें हो जाती थी, कुछ पता नहीं चलता था कौन आया कौन गया, आवाम को बस पता चल जाता था एक दफा। अब तो आवाम के पास प्लेटफॉर्म है, आवाम हर मसले पर आकर अपनी राय देती है, तो शायद इस वजह से यही मैं कह रहा हूँ ना कि उस राय को तो लेकिन सर रोजाना वो नहीं देख रहे कि मेरे खिलाफ राय अम्मा जो है वो मेरे खिलाफ है, मुझे हट जाना चाहिए। वो तो कहते हैं कि मैं डटा हुआ हूँ, और अगर मैं अपोजिशन नाकाम होगी तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तुम क्या कोई पनोखान हो कि तुम ये कर दोगे और बेटर होगे, तुम्हें लोग इस तरह छोड़ेंगे? ये कोई गप मजाक की बात है? सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कारी उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, JUIF के रहनुमा, और जिस तरह से वो ये कह रहे थे कि जहाँ पर मुल्की मफाद होते हैं वहाँ पे सबको एक होना होता है, फिर वहाँ पे मैं नहीं रहती, वहाँ पे हम हो जाते हैं। और काश के इसी तरह की जो ये थॉट प्रोसेस है हमारे जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं या अपोजिशन में जो इस वक्त पार्टीज़ काम कर रही हैं, रोल करने की कोशिश कर रही हैं,
वो यही करें कि अब इस थॉट प्रोसेस को हम की बुनियाद पर ही लेकर चलें। आगे बढ़ते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कराची में मौजूद होंगे और उनकी काफ़ी मसरूफियत भी है और एमक्यूएम की क़यादत से भी उनको मिलना है, पीर पगार साहब से भी उनको मिलने की ख्वाहिश थी, लेकिन क्योंकि वो बीमार हैं इस वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो सकेगी। फिर नेशनल स्टेडियम में एक तकरीब है, वो भी वो आज अटेंड करेंगे, उससे भी ख़िताब करेंगे। वहीं पर हम ये देखते हैं कि शहर इक़्तिदार, हम इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, जहाँ पर लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी का और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल बड़ी तकरीर की। उस तकरीर में हुकूमत को उन्होंने बहुत सारी वेकअप कॉल्स भी दी, बहुत सारी बातें भी उन्होंने की, जिसमें से उनकी ज़बान भी लड़खड़ाई और कुछ बात वो कह गए। इस पर हम बात कर लेते हैं। गजाला सैफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पीटीआई हैं, इनसे राब्ता मुनक़ता हो गया, कोशिश करेंगे कि राब्ता बहाल हो तो उनसे मज़ीद इस पर बात कर सकें। बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ख़िताब की। कल काफ़ी उनमें एक करंट नज़र आया और लॉन्ग मार्च से उन्होंने ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि सेलेक्टेड हुकूमत का वक्त अब ख़त्म हो गया है, कठपुतली हुकूमत को अब घर जाना होगा। उन्होंने कहा कि जिस जमहूरियत पर इमरान खान ने डाका डाला, उस जमहूरियत को उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा इमरान खान को कुर्सी से हटाएंगे और साफ शफाफ इलेक्शन भी कराएंगे। साथ ही उनके जो जियाले थे, उन्होंने उनकी बातों पे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे जलसे में। इस वक्त हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं गजाला सैफ़ी, पीटीआई रहनुमा है। थैंक यू सो मच गजाला साहब आपके वक्त का। हम ये देखते हैं इमरान खान साहब की आज की मसरूफियत में जो पेश है वो एमक्यूएम की क़यादत से मुलाकात है, आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, ये कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं, एलाइज हमारे साथ हैं और पहले भी एमक्यूएम के साथ इन्होंने मिलकर हुकूमत की है और एमक्यूएम जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं रही और इसीलिए वो हमारे साथ आई है। और हमेशा जितने भी मुश्किल मराहिल गुजरे हैं उनमें एमक्यूएम ने हमारा साथ दिया है। ये अपने तौर पे कोशिशें ज़रूर करें, मगर एमक्यूएम हमारे साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। सही। अगर हम ओवरऑल इस वक्त बात करते हैं, जिस तरह से ऑपोजिशन इस वक्त एक्टिव है, अदम एतमाद जमा करा दी गई है, वहीं पर हुकूमत की जानिब से जो हम देख रहे हैं इस वक्त सब एक्टिव हो गए हैं और राब्ते किए जा रहे हैं, हिकमत अमली अपनाई जा रही है। रिज़ल्ट क्या निकलता है? हुकूमत जिस तरह से पुरएतमाद नज़र आ रही है, ऑपोजिशन इससे बिल्कुल बरअक्स चीज़ों को बयान कर रही है। देखिए, वो तो बयान करेगी ना, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा खर्च किया है, इतने लोगों पे पैसा खर्च किया है कि वो लाने में, लोगों को यहाँ आने में, तो वो अपना नैरेटिव तो बिल्ड करेगी कि जी हम बड़े कामयाब हैं। हालांकि अगर आप अंदर से देखें तो ये बिल्कुल नाकाम है जी। तो ये तो फैसला कुछ ही दिनों में हो ही जाएगा कि कौन किसके साथ है और इनका भी भेद खुल जाएगा जल्दी। तो कर लेने दें इनको शोर, जितनी देर शोर कर रहे हैं। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है ऑपोजिशन का इस तरह से शोर करना, क्या हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है या आगे की स्ट्रैटेजी प्लान करके कुछ एक्शन लेना चाह रही है, क्या उसकी राह में रुकावट हायल करना चाहते हैं? देखिए, ऑपोजिशन जो है वो मेरे ख्याल में तो एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहती है जिसमें अवाम जो है वो कंफ्यूज हों और उस कंफ्यूजन की बुनियाद पे उनको इतना कंफ्यूज करो कि वो यकीन करने लग जाएं कि ये सच कह रहे हैं और उसी बुनियाद के ऊपर फिर ये अपनी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। तो अवाम बेसिकली जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान के भी होश अवाम है, जिसमें सिंध के अवाम भी शामिल हो गए हैं और सिंध के अवाम जिनके साथ जो सलूक किया गया है पिछले 50 साल के अंदर और जिस खासतौर पे पिछले 15 साल के अंदर, वो इनसे इंतहाई नाला है और परेशान है और वो इस बात का खौफ उनके अंदर भी है कि अगर ये इसी तरह दोबारा आ गए जो उन्होंने शोर किया है तो उनका क्या बनेगा। तो वो इनका साथ नहीं देना चाहते और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े गए। तो देख लीजिए कि ये तमाशे का एंड जल्द होगा
और फिर आप देखेंगे क्या अच्छा, कल की एक इम्पॉर्टेंट बैठक हुई है, 3 बड़े लोग मिलकर बैठे, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब थे, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान। आप इसे कैसे देखती हैं? और इसमें जिस तरह की बातें हुई, हुकूमत मुखालिफ, और फिर 172 अरकान ले आएंगे, 152 ले आएंगे, मतलब इस तरह की बातें, आपको क्या लगता है इस तरह की बैठक जो है वो अपोजिशन के लिए आगे जाके कितनी नुकसानदेह हो सकती है? क्योंकि ठीक है, अगर एक वक्त के लिए बात मान भी ली जाए कि अपोजिशन कामयाब हो जाती है, लेकिन ये तो वो लोग हैं जो पहले खुद अलग अलग नजर आते थे और अब साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कि आगे भी इसी तरह का साथ होगा? ये दूसरी कुव्वतें भी इनके साथ हैं, वो कुव्वतें जो कि ये चेहरा इनका जो बदनुमा चेहरा जो है वो जोड़ के एक दिखाना चाहते हैं, और वो ये बताना आपस में ये मुख्तलिफ और साहिब इख्तिलाफ लोग हैं तीनों, सही, और आपस में इनके अंदर टूट फूट और जंग मौजूद है कि अगर खुदा न खास्ता ये जो चाह रहे हैं वो हुआ तो फिर लीडरशिप का रोल कौन अदा करेगा? उसके बाद भी कौम तमाशा देखेगी, कौम जो है वो मुंतशिर नहीं हो सकती इस वक्त इनके इस ड्रामे की वजह से, क्योंकि अगर इन्होंने ये ड्रामा क्रिएट किया जिसमें लोगों को शायद किसी हद तक बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गए कुछ लोगों को, जिससे ये समझते हैं कि अपने नंबर्स पूरे करेंगे, सही, तो फिर आगे का ये है कि फिर ये अवाम जो है वो फर्दर सफर करेंगे। देखिए जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इनके आने से बदल नहीं जाएगी, कोई आसमानों से पैसे नहीं गिरेंगे इनके ऊपर। सही, हाँ, ये जरूर है कि फिर इन्होंने दोबारा अपने मुल्क में बैरूनी अड्डे इजाजत देंगे, ये लोग हवाई अड्डे खोलेंगे और उसके ऊपर जंग की इजाजत देंगे, बहुत सारी चीजें जो पहले होती आई हैं जिसको इमरान खान ने मना किया, और हम सिर्फ पीस पार्टनर बनना चाहते हैं दुनिया की तमाम ममालिक के। सही। अच्छा, ये अहम रोल अदा किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, क्योंकि जो इंटरनल वहशत क्रिएट की जा रही है, इंटरनल वहशत क्रिएट करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर हो जाए, पाकिस्तान मजबूती की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है और बेहतरी की तरफ जा रहा है। सही। अच्छा, ग़ज़ाला सैफ़ी साहबा, अगर हम इमरान खान साहब की बात करें, जैसे कि आपने भी कहा कि कुछ ऐसे फ़ैसले हैं जो कि वो ले रहे हैं और उनको लेने भी चाहिए। एक फ़ैसला है उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, जिसमें वो कहते हैं कि इसकी तब्दीली बड़ी मुश्किल है, जबकि और बहुत सारे जो हुकूमत के वज़रा हैं वो इस चीज़ पर कहते हैं कि हाँ, इनको तब्दील कर देना चाहिए। वहीं पर अगर तरीन ग्रुप को शामिल करना है इस वक्त हुकूमत को, अगर अपने पुराने साथियों को साथ देखना है, तो ये माइनस बुज़दार का जो फार्मूला ये अपनाना होगा। लेकिन इमरान खान साहब ये फैसला क्यों नहीं ले रहे? देखिए, इस वक्त स्ट्रैटेजी कुछ और है। जी, ठीक है। बुज़दार साहब को अगर हटा भी दिया जाए जी, तो क्या आप समझते हैं कि कोई और नया ब्लैकमेलिंग इशू नहीं आएगा? इस वक्त हमारे लोग बुज़दार को हटाने के इतने ज्यादा खिलाफ भी नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब ने काफी साल किया है, अच्छा कर रहे हैं जी। खान साहब उन्हें अच्छा समझते हैं। हाँ, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पंजाब उनकी परफॉर्मेंस से कोई खुश नजर नहीं आता, और आपके पार्टी के ही बहुत ही अहम जो वज़रा हैं, जिसमें असद उमर साहब हैं, फवाद चौधरी हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, ये सब चाहते हैं कि ऐसा हो। देखिए, ये ऊपर के फैसले हैं जी, ये कायदाना सलाहियत रखने वाला इमरान खान जी फैसला करेगा, और अगर उनको प्रेशराइज किया गया, ये उस शख्स की पर्सनालिटी के खिलाफ है कि उन्हें प्रेशराइज करके फैसले कराए जाए, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। फैसले होंगे जरूर, मगर सही वक्त पे और सही फैसला होगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा, ऑपोजिशन ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि जो स्ट्रैटेजी प्लान पीटीआई अभी कर रही है या जो एक्शन अभी ले रही है, अगर वो 2-3 हफ्ते पहले कर लेते तो शायद बहुत सारी सिचुएशन बहुत अच्छी होती हुकूमत के लिए। देखिए, देर या बदेर जो भी कुछ फैसले हुए, अब आगे जो है उस पे असरअंदाज होंगे जो भी आगे फैसले होने। जो ये बातें कर रहे हैं जरदारी साहब, घबराए हुए और थोड़ी देर को अपनी बीमारी की हालत में स्टेज पे भी पहुंचे, नजर भी आए और फिर कह गए इतने नंबर और उतने नंबर। ये देखिए, नंबर गेम जो है वो इतना आसान नहीं होता है, और वक्त बताएगा इंशाअल्लाह कि कौन कितने पानी में है।
सही। अच्छा, अगर हम अलीम खान की बात करते हैं और जहांगीर तरीन साहब की बात करते हैं, तो एक टास्क भी मिला और इमरान इस्माइल साहब को कि इनको मनाना है, इनसे बात करनी है। वहीं पर इमरान खान साहब हम अगर देखते हैं तो उन्होंने बड़ी ये एक मोहब्बत से पौधा लगाया था, और अगर मैं ये कहूँ कि अलीम और तरीन इस पूरे पौधे के फूल हैं तो ये गलत नहीं होगा। तो ऐसे वक्त में जब इस वक्त इमरान खान साहब को उनकी ज़रूरत है, वो साथ नहीं है, अगरचे वो साथ आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, वो साथ रहेंगे, साथ आएंगे, वो दूर नहीं है, करीबी लोग हैं, अपने लोग हैं। सही। और खान से मोहब्बत भी करते हैं, उन्हें सपोर्ट भी करते रहे हैं। जी। तो ये चीजें जो है लम्हात में बदलती हैं, और जिनसे आपका ताल्लुक करीबी रहा हो वो इतनी दूर नहीं जाते। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। गज़ाला सैफ़ी हमारे साथ मौजूद थी और उनका कहना था कि अलीम और तरीन हमारे साथ ही हैं और फासले मैटर नहीं करते जब दिल करीब हो, और इमरान खान साहब से उनकी काफ़ी रग़बत है, मोहब्बत है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। वहीं हम ये देखते हैं जनाब, क्योंकि कल पूरी दुनिया में औरतों का आलमी दिन मनाया गया, और जिस पर न सिर्फ हमारे सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस या और जो शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली पर्सनालिटीज़ हैं, उन्होंने विश किया ट्विटर अकाउंट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। वहीं हम ये देखते हैं कि आपके, मेरे और हम सब के फेवरेट हैं लाला, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शाहिद आफरीदी की। कौमी टीम के साबिक कप्तान और स्टार ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर अपना एक अहम पैगाम शेयर किया है। जी हाँ, वो कहते हैं कि कहते तो वो बहुत कुछ हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी एक पिक्चर शेयर की है जिसमें उनकी अहलिया उनके हमरा मौजूद, उनकी 5 बेटियां उनके साथ मौजूद थीं, और उन्होंने अपने पैगाम में ख़वातीन को कायनात की परवरिश करने वाली ताकत करार दिया है। जी हाँ, वो कहते हैं कि इस पूरी कायनात की परवरिश करने वाला जो एक एनर्जी, एक फोर्स है, वो औरत है। शाहिद आफरीदी ने लिखा है कि आप कायनात को ज़िंदा, ज़्यादा रंगीन और मुतासिर कुन बनाती हैं। साबिक कप्तान ने मज़ीद ये भी लिखा कि 5 शानदार बेटियों का बाप होने के नाते फ़ख्र से कह सकता हूँ कि ख़वातीन में दुनिया को बदलने की ताकत मौजूद है। आफरीदी ने यौम ख़वातीन की मुबारकबाद देते हुए मज़ीद ये भी कहा कि आइए इस दिन को रोज़ाना मनाएं और इनका साथ दें। और हम ये भी देखते हैं कि शाहिद आफरीदी की 5 बेटियां जो कि बड़ी क्यूट हैं, उनके हमरा मौजूद उस पिक्चर में, और अक्सा भी मौजूद, अजवा भी थी, वहीं पर इंशा भी, समारा और अरवा और उनकी अहलिया भी उस तस्वीर में मौजूद थी। और उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि इस दिन को तो रोज़ मनाना चाहिए और इन ख़वातीन का साथ देना चाहिए, हर चीज़ में साथ देना चाहिए, काम में साथ देना चाहिए, इनकी तालीम के मामलात में इनका साथ देना चाहिए। फिर ये सोच कि जिस पहलू में, क्योंकि ऑब्वियसली आप बच्चे छोटे होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, फिर वो बड़े होते हैं, उनकी सोच अलग हो जाती है, और फिर वो एक ऐसी उम्र में पहुंच जाते हैं जब वो अपने फ़ैसले खुद ही करते हैं। तो उस वक्त तक उन्होंने कहा कि साथ दीजिए और ख़वातीन की ताकत को आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम हमारे इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में, और 24 बरस के बाद ये टीम वापस तो आई है, लेकिन वापस आकर जिस तरह से अटेंशन ग्रैब की है डेविड वार्नर ने, वो हम सबके सामने है। स्टेडियम में जनाब पहले उन्होंने बड़ा कोई अच्छी डांस मूव की, उन्होंने कैप से बड़ा अच्छा जेस्चर करके हेलो बोला, लेकिन अब तो भाई वो भंगड़ा कर रहे हैं, पंजाबी हो गए हैं। जी हाँ, पंजाबी बीट पे भंगड़ा करते हुए नजर आए हैं। फुल उन्होंने हमने ये देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर की रावलपिंडी स्टेडियम में जो डांस की वीडियो थी उसको वायरल कर दिया, और जब वायरल हुई तो लोग उससे बहुत ज़्यादा लुत्फ अंदोज़ हुए। जी हाँ, चंद सेकंड पर मुश्तमिल ये वीडियो, और इस वीडियो में वार्नर खेल से लुत्फ अंदोज़ होने के साथ साथ डांस भी कर रहे हैं, जबकि पीसीबी की वीडियो में म्यूज़िक भी इस पर लगा दिया गया। और 1 घंटे में ही वीडियो को हम ये देखते हैं कि 80,000 से भी ज़्यादा सार्फिन ने देख लिया और उसे बहुत पसंद किया। और इससे पहले भी एक और डेविड वार्नर की वीडियो आई थी जिसपे वो बाउंड्री वॉल पे खड़े हुए थे, फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन तब भी वो बाज नहीं आए, और अब तो वो ग्राउंड को एंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक उन्हें पाकिस्तान की जो क्रिकेट लवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हैं, और वो उनसे इंटरेक्शन करने के लिए उन्होंने ये तरीक़ा अपना लिया है कि वो अच्छा गुड जेस्चर देते हैं
लोगों की अटेंशन ग्रैब करते हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि किसी तरह से कैमरे को वो अपनी तरफ कर लें ताकि उनकी वाह हो जाए और वो सोशल मीडिया के हीरो बन जाएं। और डेविड वार्नर वाकई में हीरो बन चुके हैं। इसी हफ्ते क्योंकि हम देखते हैं मैचेस हो रहे हैं तो 2 वीडियोस उनकी मंजर आम पर आई हैं और दोनों वीडियोस के अगर हम फैन फॉलोइंग देखते हैं तो ज़बरदस्त हो गई है। मतलब आप देखें 1 घंटे में पता नहीं 80,000 के करीब लोगों ने इनकी वीडियो देख ली। तो अभी सीन ये है कि ये तमाम चीज़ें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर को मकबूल बना रही हैं। पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट है उनके दिलों में जगह बनती हुई नजर आ रही है। वहीं पर हम ये देखते हैं जनाब एपीएस का एक हादसा हुआ और उस एपीएस के हादसे में बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को हमने खो दिया। उनमें से कुछ बच्चे ज़ख्मी हुए और ज़ख्मी होने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को फिर से गुजारने के लिए हिम्मत जमा की, सपोर्ट जमा की। कुछ की फैमिलीज़ ने सपोर्ट किया, कुछ के टीचर्स ने सपोर्ट किया ज़िंदगी में वापस आने के लिए, उस हादसे को भूलने के लिए। वहीं पर जनाब हम ये देखते हैं कि इसी हादसे में बच जाने वाला एक स्टूडेंट अहमद नवाज़ अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सदर मुंतखब हो गया है जनाब। और वहाँ पर वो फुल अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपनी तालीम तो मुकम्मल कर रहे हैं लेकिन साथ ही वो वहाँ के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सदर मुंतखब हो गए हैं। तो ये बहुत ही बड़े एजाज़ की बात है कि एक शख्स जो मौत को हराकर, सारी चीज़ों को हराकर फिर से ज़िंदगी में कम बैक करे और फिर वो ज़बरदस्त एक चीज़ हासिल कर ले, तो इसे कहते हैं जनाब, ये होते हैं हीरो जो हार नहीं मानते और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। तो हम फ़ख्र करते हैं अहमद नवाज़ पर कि उन्होंने अपने नाम जो एजाज़ लिया वो सिर्फ उनका नहीं बल्कि पाकिस्तान का भी एजाज़ है। वहीं पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती रहती हैं जनाब जो बड़ी तवज्जो तलब होती हैं। और अगर हम कराची की बात करें तो कराची में के समंदर की बात करते हैं थोड़ी सी। समंदर वैसे तो बड़ी ही तवज्जो का मरकज़ बना रहता है क्योंकि हमारे बहुत सारे फॉरनर्स भी आते हैं सैर व तफरी के लिए, हमारे मकामी लोग भी समंदर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन समंदर की बात मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ कि समंदर में 2 नायाब मछलियों का मुशाहिदा किया गया और ये मछलियाँ जो थी वो शार्क की फैमिली से बिलोंगिंग है इनकी, ठीक है। और इन पर मुशाहिदा किया गया, बड़ी खूबसूरत 2 नायाब मछलियाँ हैं। कराची के समंदर में शार्क के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली ये मांटा नामी 2 नायाब मछलियों का मुशाहिदा किया गया। 2 भारी भरकम मांटा नस्ल की मछलियों को कराची के जनूब मगरबी बहर अरब में 50 नॉटिकल माइल की दूरी पर रिकॉर्ड किया गया और इस दौरान नज़दीक मौजूद लॉन्च पर सवार माहीगीरों ने इनकी खूबसूरत वीडियो भी जनाब बना ली। और हम ये देखते हैं कि शार्क के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली आबी हयात मांटा की तादाद में 20 बरसों के दौरान नुमाया कमी आई है और ये बहुत रेयर हैं, नहीं मिलती कहीं किसी साहिल पर। लेकिन पाकिस्तान के साहिल थोड़े से इस हवाले से थोड़े से उनकी किस्मत अच्छी है मैं ये कहूँगी, क्योंकि बहुत सारी इससे पहले भी हमने देखी एक वेल मछली भी आई थी जो कि बड़ी नायाब है, जो कि अमेरिका में पाई जाती है, पाकिस्तान के साहिल पर आई, उसे भी कैप्चर किया गया, उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई। इसी तरह से ये मांटा नाम की ये 2 नई मछलियाँ जो कि समंदर पर आई और माहीगीरों ने सफ़र करते हुए समंदर में उनकी वीडियो बनाई, इसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया और ये दोनों मछलियाँ फेमस हो गई। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।